Hello and welcome to the ninth lecture of your spoken English classes, and this is your tutor of English, Tanya. So, the topic for today is verbs. It is a very interesting and important aspect of English grammar. So, let us first dive into the definition of verbs. Verbs is basically the doing word you might have been told in the primary school. That means basically एक सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होता है, जो भी क्रिया हो रही होती है, दैट इन इंग्लिश इज नोन एज वर्ब्स. ठीक है. इन मेनी वेज इट इज डिस्क्राइबिंग द ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द सेंटेंस. कि जो चीज सेंटेंस में हो रही है उसको हम बोलते हैं वर्ब्स. ठीक है. सो verbs बेसिकली आप किस में यूज कर सकते हैं? verb is usually the word in the sentence that is mostly concerned with the action and it is essential to the structure of the sentence. एक सेंटेंस बिना वर्ब के कंप्लीट ही नहीं होता है, बिकॉज हम सेंटेंस में कोई बात कर रहे होते हैं. तो जो भी वो चीज होती है जो हम करते हैं सेंटेंस में, जो सब्जेक्ट कर रहा होता है, दैट वर्ब इज वर्ब. ठीक है. तो वर्ब क्या होता है? वर्ब इज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, यानी कि जो बाद की बात होती है, जो शुरू में हम नाउन प्रोनाउन यूज करते हैं, दैट इज द सब्जेक्ट, और जो बात हो रही होती है, दैट इज द predicate. Now there are various categories of verbs we are going to study further. Number one is finite and non-finite. Finite verbs क्या होते हैं? सबसे पहले finite verbs के बारे में बात करते हैं. जब predicate को एक verb required होता है उस sentence को complete करने के लिए, यानी कि जब एक sentence में एक ही verb होता है, then that is known as the finite verb. जब उसको अपने आप को explain करने के लिए किसी और verb की जरूरत नहीं पड़ती है, then that is known as the finite verb. ठीक है. कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं. I swim every day. मैं डेली स्विमिंग करता हूँ. She reads many books. वो बहुत सारी बुक्स पढ़ती है. He talked for several hours. वो बहुत सारे बातों देर तक उसने बात की. तो इनको बोलते हैं finite verbs. जब one verb doesn't require any other verb for the completion of the sentence, that is known as finite verb. Now talking about non-finite verb. Non-finite verb क्या होता है? Non-finite verb वो होता है कि जब एक verb के साथ आपको एक और verb ऐड करने की जरूरत पड़े. जैसे कि they are standing in the park. तो वो लोग पार्क में खड़े हैं. तो standing एक verb है, लेकिन standing को सपोर्ट करने के लिए we are also using are, A-R-E-R. Hence this will be known as non-finite verb. ठीक है. नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि जहां पर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों वर्ब्स यूज होते हैं. कैसे? वी आर लर्निंग अबाउट अमेरिकन रेवोल्यूशन इन स्कूल. हम स्कूल में अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं. Hence this sentence is using the present continuous verb that which is are learning. This functions as single unit while expressing the most of the meaning. तो we are learning ये एक ही यूनिट की तरह काम कर रहा है कि हम लर्न कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर verbs तो दो यूज है ना. Hence this is the combination of finite and infinite verb. ठीक है. कैसे हम एग्जांपल्स के साथ दे सकते हैं कि बहुत सारे जो verbs होते हैं वो एक साथ सब्जेक्ट के एक ही साथ यूज होते हैं. जैसे कि वी आर या फिर वी लर्निंग, उसको कंबाइन कर दिया, वी आर लर्निंग. वी आर टायर्ड, वी आर ऑलमोस्ट देयर. ये है जब एक ही यूज है, सिर्फ आर यूज है. देखो, वी आर लर्निंग, वी आर ऑलमोस्ट देयर, वी आर इन द लार्ज ग्रुप. अब अगर हम सिर्फ ऐसे बोले वी लर्निंग मैथ्स, दिस इज अ इनकम्प्लीट सेंटेंस. आपको वी के साथ आर लगाना ही पड़ेगा अगर आपको लर्निंग को कंप्लीट करना है. तो वी लर्निंग अलॉट, नो, वी आर लर्निंग अलॉट. वी लर्निंग इन स्कूल, नो, we are learning in school. Hence this is known as finite and infinite verbs. Now talking about the another category which is transitive and intransitive verbs. Transitive verbs क्या होते हैं? Transitive verbs होते हैं कि जब एक एक्शन हो रहा होता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो कर रहा होता है वो. यानी कि अब जैसे है he is reading the book, तो रीड कौन कर रहा है? डायरेक्ट सब्जेक्ट ही. तो दिस इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब. लेकिन यही एक सेंटेंस है कि आई सेंट माई ब्रदर अ लेटर. तो यू सेंट योर ब्रदर अ लेटर, राइट. तो सेंड किसको किया जा रहा है? सेंड कौन कर रहा है? आई कर रहा है. किया किसको जा रहा है? माई ब्रदर को. यानी कि दो लोग है ना यहाँ पर, आई भी है यानी कि मैं, माई ब्रदर इज अनदर पर्सन. तो माई ब्रदर रिसीव्स द लेटर थ्रू द एक्शन वी सेंट. तो जो सेंट है ये जब
सब्जेक्ट के अलावा किसी के लिए यूज किया जाए तो दैट बिकम्स द intransitive verbs. जब ट्रांजिटिव वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं तो उसको हम एज intransitive verb यूज करते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द अनदर कैटेगरी विच इज रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? मोस्ट रेगुलर वर्ब्स इंक्लूड डी और ईडी व्हेन एडेड एट द पास्ट. जब आपने उनको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना होता है तो उनका ई या ईडी में कन्वर्ट हो जाता है जब आप उनको पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. एग्जाम्पल प्ले, प्लेड, प्लेड, बेक, बेक्ड, बेक्ड, लिसन, लिसन, लिसनड, गैदर, गैदर्ड, गैदर्ड, क्लाइंब, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड. तो आप देख सकते हो कि जब वो पास्ट टेंस में बेस फॉर्म से अपने पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनकी क्या कन्वर्जन हो रही है? उनकी कन्वर्जन हो रही है इनमें प्ले की प्लेड ईडी में या फिर ओनली डी में, बी बेक की जैसे अब सिर्फ डी में हो रही है. सो दीज आर नोन एज द रेगुलर वर्ब्स. इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? जब इनकी पास्ट टेंस में ईडी या ई नहीं आता है लेकिन वर्ड ही चेंज हो जाता है, देयर कुड बी डिफरेंट फॉर्म्स, उनको बोलते हैं irregular verbs. Irregular verbs have past tense and past participle forms which are distinct pattern from the another. कैसे? see, saw, seen. ये इसकी तीन फॉर्म्स है. ठीक है, तो कहाँ आपको लग रहा है see फिर स्पेलिंग चेंज हो जाएगी. seed is no word, it is see, saw and seen. grow, grew and grown. give, gave and given. तो जब अपनी पास्ट टेंस में चेंज होने के बाद उसका जो पूरा सेंस है, पूरा जो स्पेलिंग है वो चेंज हो जाता है, तो उन वर्ब्स को हम बोलते हैं irregular verbs. Now we are going to study different forms and categories of verbs. ठीक है, कैसे? All verbs are either finite, infinite या फिर transitive, intransitive depending on the sentence और उनकी function. लेकिन आगे आने वाले टाइम में अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं वर्ब्स की. जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जब आप एक वर्ब के साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब कोई लगाते हो तो उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स. अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? अभी हमने थोड़ा टाइम पहले एक सेंटेंस पढ़ा था कि वी आर स्टडिंग टुगेदर. ठीक है, वी आर स्टडिंग टुगेदर. तो स्टडिंग के साथ उसको सपोर्ट करने के लिए क्या लग रहा है? आर. I am planning to do a thing. तो I planning एक verb, उसको support कौन कर रहा है? am. So these are known as auxiliary verbs which are helping verbs. Example देख लेते हैं कैसे use होते हैं. I am working on a project. ये present continuous tense है. She does not work. Does not work. Work के साथ does भी आ रहा है. तो जब आप नेगेटिव सेंटेंस हो, कोई क्वेश्चन हो तो डिफरेंट चाहे वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, क्वेश्चन का कोई सेंटेंस हो, तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट आया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स वो होते हैं जब आप यहाँ पर क्या यूज करते हैं? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, जस्ट, मे, माइट. तो इन सब वर्ड्स को बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. ये भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं लेकिन ये मॉडल्स भी होते हैं साथ में. जैसे कि आई विल बी देयर टुनाइट. शी कैन राइट वेरी वेल. वो बहुत अच्छे से लिख सकती है. मैं रात तक वहां पहुंच जाऊंगा. नेक्स्ट कुड बी मे आई बी एक्सक्यूज फॉर द टेबल. क्या मुझे टेबल के लिए जगह मिल सकती है? दैट इज फॉर परमिशन. तो हम डिफरेंट यूजेस देख रहे हैं कि फ्यूचर टेंस के लिए, कोई एबिलिटी चेक करने के लिए कैन और कुड, कोई ऑब्लिगेशन के लिए जैसे कि वी मस्ट फिनिश, आपको करना ही है, या फिर परमिशन लेने के लिए. तो इन सब केसेस में हम किनका यूज करते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का. नाउ द नेक्स्ट इज इन्फिनिटिव्स. अब इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? आपने सेंटेंस सुने होंगे कि आई लव टू रन. जब आप किसी भी टू के आगे जब कोई वर्ब लगाते हैं, ये एक टिप है, टू के आगे जब भी कोई वर्ब लगेगा तो उसमें हमेशा सिंपल वर्ब लगेगा, कोई भी फॉर्म नहीं लगेगी. स्पेसिफिकली आईएनजी बिल्कुल नहीं लगेगा. जैसे कि टू रन, टू वॉक, टू रीड, टू बी, टू लर्न, टू एक्ट. ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है सेंटेंस के साथ. देखते हैं. आई लव टू रन. आई लव टू रनिंग इज नो वर्ड. टू के साथ हमेशा सिंगल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है और इसी के साथ अगर आप फॉर के साथ कोई यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हमेशा आईएनजी लगता है. पहले हम टू की ही बात कर लेते हैं. जैसे कि आई लव टू रन, आई विश आई हैड समथिंग टू डू, या फिर आई रन अ लॉट टू स्टे हेल्दी. तो इस तरह से हमने क्या पढ़ लिया कि इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? बेसिकली जब हम टू के साथ कोई वर्ब लगाते हैं तो वो सिंगल फॉर्म में लगेगा, उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव्स. नाउ टॉकिंग अबाउट पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? पार्टिसिपल्स होते हैं जब हम किसी भी वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ क्रिएट करते हैं. किसमें?
कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट टेंसेस में, उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल्स। तो आइए सबसे पहले एग्जांपल्स के साथ हम पढ़ते हैं। जैसे कि कांट यू सी दैट आई एम रीडिंग, तो आई एम रीडिंग, तो रीडिंग के साथ क्या यूज हो रहा है, एम। या फिर आई वॉज वॉचिंग दैट, आई वॉज थिंकिंग समथिंग, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। या आप टेंसेस आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी बस बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि कैसे ओनली वर्ब्स यूज होते हैं, वर्ब्स के साथ क्या क्या चीजें यूज हो सकती हैं, ट्रांजिटिव, पार्टिसिपल्स, इंट्रांजिटिव्स। तो जो चीजें यूज होती है वो हम पढ़ लेते हैं। फिर आगे आने लेक्चर्स में हम सभी टेंसेस कवर करेंगे, उससे आपको और ज्यादा क्लेरिफिकेशन हो जाएगी कौन सा सेंटेंस बनाने के लिए हमें किस टेंस में, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में बात करनी चाहिए, और कौन से इनमें से वर्ब्स का यूज करना चाहिए, तो आप अच्छे से सेंटेंस फॉर्म कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट कुड बी दे विल बी अराइविंग सून, वो जल्द ही पहुंच सकते हैं, वो था प्रेजेंट टेंस के लिए। पास्ट के लिए क्या क्या यूज हो सकते हैं, यू हैव वर्कड लॉन्ग एनफ, यू हैव वर्कड लॉन्ग एनफ, आपने काफी लंबे समय तक काम कर लिया है। या फिर वी हैड सीन टू मच, हम काफी कुछ देख चुके हैं। they'll have arrived before we get there, वो हमारे पहुंचने से पहले पहुंच चुके होंगे, उसको आप क्या बोल सकते हैं, they will have arrived before we get there। या फिर जब ऐसे भी यूज कर सकते हैं पार्टिसिपल्स को एडजेक्टिव्स या उनकी डिस्क्राइब करने के लिए नाउन्स को, कैसे कि अब जैसे ये है, कई बार हमने वहां पे पढ़े थे ना वर्बल एडजेक्टिव्स। वर्बल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जब आप किसी नाउन का कोई स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, जैसे कि इट कुड बी अ स्माइलिंग चाइल्ड, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि द मदर लुक डाउन एट हर स्माइलिंग चाइल्ड, तो चाइल्ड की क्या क्वालिटी दे रखी है कि द चाइल्ड इज स्माइलिंग, सो हेयर स्माइलिंग द वर्ब बिकम्स द एडजेक्टिव ऑफ द सेम। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी विद द कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट वर्ब्स। जैसे कि सबसे पहला है एक्शन या डायनामिक वर्ब्स। एक्शन या डायनामिक वर्ब्स क्या होते हैं, एक्शन वर्ब्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं एक्टिव प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन एन अफेक्ट देयर आफ्टर, जैसे कि उसी टाइम हमें उसका रिजल्ट पता लग गया क्या हो रहा है, कैसे, ही रैन टू स्कूल, भागा, क्यों भागा, स्कूल की तरफ भागा, तो हेयर वी नो कि एक एक्शन हो रहा है। जैसे कि शी रेड द बुक, बुक पढ़ ली ना, पता है हमें क्या चीज हो रही है, हेंस दिस इज डायनामिक वर्ब या फिर एक्शन वर्ब। दे टॉक्ड ड्यूरिंग लंच, उन्होंने कब बात की, लंच के दौरान बात की। वी स्वैम फॉर ओवर एन आवर, हमने 1 घंटे तक स्विमिंग की। नेक्स्ट कैटेगरी इज स्टैटिव वर्ब। स्टैटिव वर्ब क्या होते हैं, स्टैटिव वर्ब्स डिस्क्राइब स्टेट ऑफ बीइंग अ सब्जेक्ट। These includes linking verbs such as be, verbs of senses which are used to describe and rename a subject using the predicate adjectives or noun। कैसे कि यहाँ पर क्या शो हो रहा है, देखो I am hungry, I am hungry, तो I को क्या शो कर रहा है कि कोई चीज कोई है, तो उसके बीच में जो verbs यूज होते हैं these are known as the stative verbs। I am hungry, you sound tired, तुम थके हुए लग रहे हो, थके हुए सुन पा रहे हैं हम। ठीक है, बेसिकली जब आप कॉल पे बात कर रहे हो तो यह है यू सीम हंग्री, यू सीम हंग्री यानी कि तुम थोड़े भूखे लग रहे हो। या फिर ही सीम्स लाइक अ बुली, वो थोड़ा बुली जैसा दिखता है। अनदर स्टेटिव वर्ब्स दैट आल्सो एक्सप्रेस इमोशंस, पोजेशन, कॉग्निशन, स्टेट्स और क्वालिटीज। इमोशंस, पोजेशन यानी कि इन एडजेक्टिव्स के अलावा भी कुछ लग सकता है, जैसे कि शी लाइक्स ओल्ड मूवीज, उसको पसंद है, इमोशन। नाउ पोजेशन, दे ओन 3 कार्स, वो 3 कार्ड्स के ऑनर्स हैं, तो यहाँ पर क्या है, पोजेशन शो हो रही है। आई अंडरस्टैंड द इशू, कॉग्निशन यानी कि समझदारी सुन रही है। नेक्स्ट इज स्टेट या क्वालिटी, जैसे कि योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन डूइंग समथिंग यू एंजॉय, यानी कि तुम्हारी खुशी किस पर डिपेंड करती है, जो चीज तुम करने में अच्छा फील करते हो। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज लाइट वर्ब्स। लाइट वर्ब्स क्या होते हैं, लाइट वर्ब्स दे डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक यूनिक मीनिंग, लेकिन जब इनको किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है विद अनदर वर्ब्स दे बिकम मीनिंगफुल। कैसे, जैसे डू, हैव, टेक, आप स्पेसिफिकली डू, हैव, टेक को यूज करेंगे, इनको कोई मीनिंग नहीं बनेगा, लेकिन इनको साथ में सेंटेंस में यूज कर देंगे तो ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। कैसे, डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। या फिर व्हाई डोंट वी हैव समथिंग टू ईट, वी हैव समथिंग टू ईट, तुम्हारे पास है। या फिर आई टुक अ शावर बिफोर द ब्रेकफास्ट, आई टुक द शावर, मैंने खाना खाने से पहले शावर ले लिया था। इन मेनी केसेस इन्हीं लाइट वर्ब्स को डिफरेंट मीनिंग से भी यूज किया जा सकता है। कैसे, प्लीज डू नॉट मेक द मेस, मेक द मेस, बनाना तो नहीं होता मेस, बट लेकिन क्रिएट मत करो, यहाँ पर क्रिएट करने को मेक की सेंस में यूज किया गया है। या फिर
प्लीज मेक योर बेड। अब मेक योर बेड में हम बेड फर्नीचर तो नहीं बनाने लग जाएंगे, बेसिकली बेड सेट कर दो, उसको हम बोलते हैं प्लीज मेक योर बेड। ये एक फ्रेज है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैटेगरी वी आर गोइंग टू स्टडी इज फ्रेजल वर्ब्स। तो कुछ वर्ब्स का, वर्ब का या नॉर्मल एक वर्ड का एक कलेक्शन, उसको हम बोलते हैं फ्रेज। लेकिन जब वो दोनों वर्ड्स मिल जाते हैं और उनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग हम यूज करने लग जाते हैं, then those are known as phrasal verbs. Phrasal verbs are the verbs that pair with preposition or particles to create a unique or specific meaning. They are usually idiomatic. Idiomatic idioms होती हैं, proverbs होती हैं, यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियां आपने हिंदी में सुना होगा, उनको बोलते हैं इंग्लिश में इधर idioms और proverbs। तो ये जो phrasal verbs होते हैं क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं किनका, verbs का, और उसके अलावा मे बी prepositions और मे बी particles, उन दोनों को जब इकट्ठा मिला दिया जाता है ना, हमेशा तो वो फ्रेज जो होते हैं वो एज सम proverbs या फिर idioms की तरह यूज करने लग जाते हैं, लेकिन उनका अलग अलग से एज सच कोई मीनिंग नहीं बनता है, बट व्हेन यूज्ड टुगेदर उनका मीनिंग बनता है। एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं, जैसे कि गिव अप, सबसे पहला एग्जाम्पल है गिव अप। गिव अप, गिव का मतलब क्या होता है, देना, अप मतलब ऊपर, अलग अलग से कोई मतलब नहीं बन रहा, बट एज अ फ्रेजल वर्ब जब हम इकट्ठा यूज करते हैं गिव अप का मतलब होता है, यू कैन नोट डाउन इन ए नोटबुक, विच इज हार मानना। गिव अप सेंटेंस है, आई कांट बिलीव दैट यू आर गिविंग अप, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम हार मान रहे हो। द प्लेन टुक ऑफ एन आवर लेट। अब टुक मतलब लेना, ऑफ कुछ ऑफ कर देना, लेकिन जब इन दोनों चीज का कुछ इकट्ठा मीनिंग यूज होता है, टेक ऑफ द प्लेन, यानी कि द प्लेन वेंट ऑफ, ठीक है। द नेक्स्ट इज स्टॉप पिकिंग ऑन योर ब्रदर। किसी चीज को इरिटेट करने को, बार बार पोक करने को बोलते हैं पिकिंग ऑन। द नेक्स्ट कैटेगरी वी आर गोइंग टू स्टडी इज कंडीशनल वर्ब्स। कंडीशनल वर्ब्स बाय सेंटेंस, हम बाय द वर्ड हम देख सकते हैं कंडीशनल वर्ब्स क्या होते हैं। कंडीशनल वर्ब्स रेफर्स टू द वर्ब कंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस। कैसे इनको ना काफी ज्यादा हाइपोथेटिकल आउटकम में यूज किया जाता है। हाइपोथेटिकल आउटकम में कैसे कि इनको बेसिकली कैसे यूज किया जाता है, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह। अभी हमने पढ़े थे मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स, विल, फॉल, इफ द विंड फ्लोज। तो जब हम कोई स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं अपने सेंटेंस में कि ये होगा तो ये होगा, तो वो जो चीजें हो रही होती हैं वहां पर हम किनको यूज करते हैं, कंडीशनल वर्ब्स को यूज करते हैं। कैसे, जो कंडीशन के बाद जो भी वर्ब यूज करेंगे दैट वुड बी द कंडीशनल वर्ब। जैसे कि द लीव्स विल फॉल इफ द विंड फ्लोज, इफ यू हैड डन। इफ समझ रहे हो, इफ का मतलब अगर, तो यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज causative verbs. Causative verbs क्या होते हैं? Causative verbs are used to indicate that a person or a thing is causing another action or event to happen. Causative, cause से आप मतलब समझा सकते हैं। जैसे कि कंडीशन क्या था, कंडीशन का क्या मतलब था, अगर कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है और फिर हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि ये होगा तो ये होगा, और अगर ये होगा तो ये होगा। कॉज मतलब उसका रीजन क्या है उसके पीछे। जब हम कोई रीजन बताते हैं कि इस वजह से ऐसे हो गया, तो those are known as the causative verbs. They are generally followed by noun or pronoun or an infinite verb that is not causative. Example के साथ देखते हैं, he let his dog run through the field. उसने अपने डॉग को भागने दिया, कहाँ, फील्ड के दौरान। या फिर the bigger house enabled the family to have more room for the belongings. जो बड़ा घर था उसने क्या इनेबल कर दिया, इनेबल कर दिया आगे वाला रीजन। या फिर द न्यू ड्रेस कोड फोर्स, आगे वाला रीजन। द लॉ रिक्वायर्स, आगे वाला रीजन। तो यहाँ पर कॉजेस डिस्कस हो रहे हैं, हेंस दिस आर नोन एज द कॉजेटिव वर्ब्स, क्योंकि इन सेंटेंसेस के बाद क्या यूज हो रहा है, कॉज यूज हो रहा है कि ये चीज क्यों हुई, तो दोज आर नोन एज कॉजेटिव वर्ब्स। नेक्स्ट इज फैक्टेटिव वर्ब्स। फैक्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? फैक्टेटिव वर्ब्स क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं कि जो एक्चुअल में वर्ब हो रहा है वो किस कंडीशन या स्टेट ऑफ पर्सन की वजह से हो रहा है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, शी वॉज अपॉइंटेड कमिश्नर बाय द मेयर। शी वॉज अपॉइंटेड, या फिर द कमिटी इलेक्टेड, द ज्यूरी जज्ड। तो ये क्या है, ये आपको क्या बता रहा है कि कौन सा फैक्ट, कौन सी वर्ब, एक्शन ऑफ द वर्ब में रिजल्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे द ज्यूरी जज्ड द डिफेंडेंट नॉट गिल्टी। तो जब शुरू में कोई जो भी हम नाउन प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, उन्होंने जो भी काम किया, जो फैक्ट हम डिस्कस करें, दैट इज नोन एज द फैक्टेटिव वर्ब। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव वर्ब। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव वर्ब्स आर बेसिकली सब्जेक्ट्स ऑल्सो विद देयर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स।
जैसे कि हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पढ़े थे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या थे कि माई सेल्फ, देम सेल्स, इन सबको हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह पढ़ा था। तो माई सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्स, इनके साथ ये जो चीजें करते हैं, जो चीज करते हैं उनके साथ जो वर्ब यूज होता है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव वर्ब। माई सेल्फ यूज हो रहा है, इट सेल्फ यूज हो रहा है, जैसे कि आई एक्सीडेंटली बर्न्ड माई सेल्फ विद द हेयर ड्रायर, या फिर द प्रॉब्लम सीम्स टू हैव वर्कड इटसेल्फ आउट इन द एंड, या फिर द कार डजंट ड्राइव प्रॉपर्ली एनी मोर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने शो नहीं कर रखा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन फिर भी ये किसके लिए यूज हो रहा है, डजंट ड्राइव, यानी कि इट डजंट ड्राइव इटसेल्फ, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज हो रहे हैं, यहाँ पर यूज हो रहे हैं सबसे पहली बात तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, और उन प्रोनाउंस के लिए जो वर्ब्स यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जो अभी हमने रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स पढ़े हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ताकि आगे आने वाले टाइम में अगर हमें कोई भी इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म करना हो तो हमें ऑलरेडी पता हो कि कौन सा वर्ब अगर पास्ट टेंस में कन्वर्ट होता है, या फिर पास्ट सिंपल में, या फिर पास्ट पार्टिसिपल में, तो उसकी फॉर्म सेम रहती है, या फिर इररेगुलर वर्ब है वो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। तो कुछ एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो बेसिकली वर्ब्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। प्ले, खेलना। तो प्ले, ये अभी हम जो सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, जो भी अभी वर्ब्स पढ़ने वाले हैं, दोज आर बेसिकली रेगुलर वर्ब्स, यानी कि उनकी फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होती, सिर्फ डी या ईडी लग जाता है जब वो अपने पास्ट सिंपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल में चेंज होते हैं। देखो एग्जांपल देखते हैं। प्ले, प्लेड, प्लेड। बेक, बेक्ड, बेक्ड। लिसन, लिसनड, लिसनड। अप्रोच, अप्रोच्ड, अप्रोच्ड। गैदर, गैदर्ड, गैदर्ड। क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। अराइव्ड, अराइव, अराइव्ड। बोल्ट, बोल्टेड, बोल्टेड। तो यहाँ पर डी और ईडी लग रहा है, कोई ऐसा स्पेलिंग में चेंज नहीं आ रहा। दीज आर द रेगुलर वर्ब्स। अब कुछ एक होते हैं कि डी या ईडी तो लगता है लेकिन लास्ट में कोई थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। कैसे? चॉप, चॉप्ड, चॉप्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो डबल पी हो गया। या फिर कॉपी में अगर लास्ट में कभी वाई लगता है तो उसमें क्या हो जाता है, वाई हट के आई ईडी लग जाता है, जैसे कि कॉपीड, कॉपीड। या फिर अब यह है जैसे पैनिक। पैनिक की सिंपल स्पेलिंग होती है PANIC, पैनिक, घबरा जाना, ठीक है। लेकिन जब वो पास्ट टेंस में चेंज होता है तो KED एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, के अपने आप में ऐड हो जाता है। कैसे? PANICKED, या फिर अगले में भी सेम रहता है PANICKED। यूजुअली आप नोट कीजिएगा, जब भी कोई भी एक कुछ भी वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट लगता है, जैसे कि ट्रैवल, एल, कैंसिल, फ्यूल, लेबल, तो इस केस में ईडी के साथ ऐड करने की जगह पर हमें क्या ऐड करना पड़ता है, हमें बेसिकली डबल वो वर्ड ऐड करना पड़ता है। और वैसे तो डिफरेंस होता है, देखो ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन इंग्लिश में तो हम डबल ऐड कर देते हैं। ट्रैवल्ड में डबल एल आ जाता है, फ्यूल्ड में डबल एल आ जाता है, कैंसल्ड में डबल एल आ जाता है जब हम उसको पास्ट टेंस में क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ सेंटेंस का, जैसे कि ये आपका होमवर्क है। अभी हमने जो अभी ये जितने भी पढ़े हैं वर्ब्स, आपको इन सब पे यानी कि प्ले पे अलग, प्लेड पे अलग और उसके पास पार्टिसिपल पे अलग फॉर्म बना के देखनी है। यहाँ पर हम पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे आपको क्रिएट करनी है। एक तो होगी बेस फॉर्म, यानी कि सिंपल फॉर्म में हम उसको यूज करें, जैसे कि आई वॉक अराउंड द पार्क ईच इवनिंग, यानी कि मैं हर शाम पार्क के अराउंड घूमता हूँ। घूमता हूँ बेस फॉर्म हमने यूज कर ली, घूमता हूँ। अब उसको हमने सिंपल पास्ट में यूज करना है कि मैं घूमा था, कल घूमा था, तो उसको हम क्या करेंगे यूज, आई वॉक्ड अराउंड द पार्क इन द आफ्टरनून। पास्ट सिंपल टेंस किसको कहते हैं, कोई चीज हमने की थी उसको हम सिंपल पास्ट में बोलते हैं। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब हमने कोई चीज की हुई होती है, ठीक है, उसको हम यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में, जैसे कि आई हैव वॉक्ड अराउंड द पार्क अ फ्यू टाइम्स दिस मॉर्निंग, यानी कि दिस मॉर्निंग मैं कुछ चक्कर पार्क के अराउंड घूमा था। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई एम गोइंग टू चॉप सम वेजिटेबल्स फॉर द सैलेड। बेस फॉर्म क्या है, चॉप, तो आई एम गोइंग टू चॉप सम वेजिटेबल्स फॉर द सैलेड, यानी कि मैं कुछ वेजिटेबल्स चॉप करने वाला हूँ सैलेड के लिए, करने वाला हूँ। तो सिंपल बेस फॉर्म हमने यूज कर ली। अब हमने उसको सिंपल पास्ट में चेंज करना है, यानी कि मैंने कुछ की थी, तो ही चॉप्ड सम वेजिटेबल्स फॉर द सैलेड बिफोर द डिनर। अब यही हमने इसको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे,
कोई चीज कर ली होती है, राइट, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, मैंने ऑलरेडी वेजिटेबल्स काट ली थी, तो he had already chopped some vegetables for the salad। तो आप डिफरेंस समझिए, बेस फॉर्म में सिंपल जो चीज करी हो, करी थी सिंपल पास्ट, की जा चुकी है दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां से आप समझ सकते हैं इनके डिफरेंस। और नाउ योर वर्क इज टू कन्वर्ट एंड मेक सेंटेंसेस ऑन द थ्री फॉर्म्स ऑफ द गिवन रेगुलर वर्ब्स। नाउ कमिंग टू द इररेगुलर वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब्स जब उनके सिंपल पास्ट या फिर पास्ट पार्टिसिपल में उनको कन्वर्ट किया जाता है तो उनकी जो स्पेलिंग होती है वो चेंज हो जाती है। तो दीज यू हैव टू रिमेंबर। देखो ये भी हैं और भी होते हैं, यहाँ पर जस्ट कुछ एग्जांपल्स गिवन है, आप इन्हें याद कर लीजिए। बेसिक इंग्लिश में हम इन्हें अक्सर यूज करते रहते हैं, जैसे कि बी, बेस फॉर्म क्या है बी, उसका सिंपल पास्ट बनेगा वॉज या वर, और पास्ट पार्टिसिपल बनेगा जो चीज हो चुकी है दैट इज बीन, BEEN। सी, सॉ, सील। ग्रो, ग्रू, ग्रोन। ग्रोड इज नॉट अ वर्ड, ग्रू, ग्रोन। गिव, गेव, गिवन। थिंक, थॉट, थॉट। थ्रो, थ्रू, थ्रोन। नेक्स्ट इज ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। राइड, रोड, रिडन। रन, रैन, रन। या फिर स्विम, स्वैम, स्वम। स्वम, रिमेंबर अगर आपने स्विमिंग कर ली थी, आई हैड ऑलरेडी स्वम दिस मॉर्निंग, मैं कर चुका हूं। या फिर सिट, सैट, सैट। जब एज यू कैन सी दैट इररेगुलर वर्ब्स कैन हैव एंडिंग्स व्हिच कुड बी टिपिकली डिफरेंट फ्रॉम द एंडिंग्स ऑफ देयर बेस फॉर्म्स, कुछ रिलेशन नहीं हो सकता उन दोनों में, फिर भी हम इनका यूज करते हैं। दीज आर नोन एज बेसिकली द इररेगुलर फॉर्म्स। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि आप ऊपर गिवन वर्ब्स के कुछ सेंटेंसेस बना पाए। नंबर 1 इज आई ड्राइव टू माई वर्क एवरी मॉर्निंग। मैं डेली अपने वर्क के लिए ड्राइव करके जाता हूँ, कोई चीज डेली हो रही है, ठीक है। अब उसको आपने पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि आई ड्रॉव दिस मॉर्निंग टू माई ऑफिस, या फिर आई ड्रॉव नियरली एन आवर येस्टरडे। नाउ अब आपने यूज करना है इसको पास्ट पार्टिसिपल की तरह, यानी कि मैं ड्राइव कर चुका हूँ, ठीक है। उसके लिए आप क्या यूज करोगे, उसकी थर्ड फॉर्म यूज करोगे, दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म which is I had already driven halfway to the office when I realized I forgot my briefcase। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। I think I would like to get a dog। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक डॉग लाना चाहिए। या फिर she thought a dog would provide some good company। उसने ऐसा सोचा, वो सोच रहा है, उसने ऐसा सोचा, उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा हुआ था। She hadn't thought about how much work they are। यानी कि उसने ऐसा कभी सोचा ही नहीं हुआ था। So these are the examples कि आप किस तरह से इन irregular verbs को यूज कर सकते हो सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल टेंस में। नाउ योर वर्क इज टू नोट ऑल दीज डाउन। अपनी तरफ से भी कुछ वर्ब्स सोचिए, उनका इनमें इनको कन्वर्ट कीजिए एंड देन मेक सेंटेंसेस ऑन इट एंड यूज देम इन योर डेली लाइफ। तो आइए अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो अब मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स की एक स्पेसिफाई लिस्ट देने वाली हूँ कि यही होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। हम सब आपका काम है कि मैं आपको इनके मीनिंग बताऊंगी एंड यू हैव टू मेक फ्रेम सेंटेंसेस ऑन इट एंड देन यूज देम इन डिफरेंट टाइप्स। जैसे कि बी, डू, ये सभी लिस्ट है ऑक्सिलरी वर्ब्स की जो आप यूज कर सकते हैं। बी, डू, हैव, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, मे, माइट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर, ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स के भी टाइप होते हैं, लेकिन ये बेसिक लिस्ट है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की। इसमें क्या होता है, बी, डू, बी यानी कि कोई चीज का होना, डू कोई चीज का करना, हैव को हम साथ में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं जब चीज कोई होती है, ठीक है। कैन कर सकना, कुड किया जा सकता था, ठीक है। विल करेंगे, वुड कर पाएंगे इन फ्यूचर, ठीक है। शैल और शुड एक ही जगह पर यूज होते हैं। मस्ट करना जरूर चाहिए, मे परमिशन देने के लिए, माइट भी परमिशन देने के लिए हम यूज करते हैं। ऑट टू का मतलब होता है बेसिकली शुड के लिए, किया जाना चाहिए। यूज टू रिमेंबर एक होता है यूज, एक सिंपल वर्ब होता है, ठीक है। उस यूज का मतलब होता है कोई चीज का इस्तेमाल करना, लेकिन जब आप USED यूज्ड और आगे टू लगा देते हैं उसका मतलब होता है किसी चीज की आदत होना, वो चीज पहले की जाती थी। यूज टू, नीड, डेयर,
ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल है ऑक्सिलरी वर्ब्स के, जो आप डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेज में यूज कर सकते हैं. देयर कुड बी डिफरेंट टेंसेज जिसमें आप यूज कर सकते हैं. जब आप टेंसेज पढ़ेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे इन सब ऑक्सिलरी वर्ब्स का ईच एंड एवरी टेंस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी होता है. तो आइए सबसे पहले इनके कुछ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हम पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे इन सभी को यूज किया जाता है ऑक्सिलरी वर्ब्स को. जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं विल की. विल कैसे यूज होता है? विल एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, विल इज पर्टिकुलरली वर्सेटाइल. वर्सेटाइल मतलब इसका बहुत सारी जगह पर यूज हो सकता है. हैविंग सेवरल फंक्शंस एंड मीनिंग्स, और इसके बहुत सारे फंक्शंस और मीनिंग्स होते हैं. इट इज यूज फॉर फ्यूचर टेंसेस, फ्यूचर में आप कोई बात करते हो उसके लिए हमेशा विल का यूज होता है. अदर देन दैट, विल मतलब कि वो ऐसा कोई चीज करना चाहते हैं, ही इज विलिंग टू डू दैट, वहां पे भी यूज होता है. यानी कि विलिंगनेस दिखाने के लिए या फिर एबिलिटी दिखाने के लिए किसी पर्सन की, या फिर टू मेक रिक्वेस्ट और ऑफर, यानी कि विल यू प्लीज पास मी द ग्लास, तो उसके लिए यूज होता है. या फिर टू कंप्लीट द कंडीशनल सेंटेंसेस, इफ ही डज दिस आई विल डू दिस, तो हमने कंडीशन कंप्लीट कर दी कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हम ये कर देंगे, तो यहाँ पर भी आप विल का यूज कर रहे हैं. सो देयर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ विल. नाउ द नेक्स्ट वन इज शैल. शैल को आप कहाँ यूज करते हैं? The model auxiliary verb shall is used in many of the same ways such as will. Will की जगह ही हम यूज करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है. सबसे पहले हम उसके यूजेस पढ़ लेते हैं shall के. सबसे पहले it is used as will to form future tenses. फ्यूचर में ही बात करने के लिए हम shall का यूज कर लेते हैं. Next, to make request, shall I please enter the class, यानी कि क्या मैं प्लीज क्लास में एंटर कर सकता हूँ. नेक्स्ट इज टू कंप्लीट कंडीशनल सेंटेंसेस. ऐसे ही जैसे हमने विल के साथ किया था, तो विल को हम उन्हीं सेंटेंसेस में शैल से रिप्लेस कर सकते हैं. अदर देन दैट, टू मेक मैक्सिम्स और कमांड्स. जब आप कोई कमांड शो कर रहे होते हैं तब भी आप शैल का यूज कर सकते हैं. विल बेसिकली क्या यूज होता है? आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम विल का ही यूज करते हैं, लेकिन शैल इज ऑल्सो यूज स्पेसिफिकली विद, जब आप फ्यूचर में किसी फॉर्मल वे में बात कर रहे होते हैं तब आप विल को शैल से रिप्लेस कर देते हैं. जनरली शैल इज ऑल्सो यूज्ड ओनली यूज्ड विद आई, यानी कि जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम विल की जगह पर शैल का यूज कर सकते हैं. जैसे कि आई शैल गो टू द टूरिस्ट प्लेस, तो मैं जाऊंगा कहां पर? टूरिस्ट प्लेस पर. नाउ द नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट वुड. वुड का कहाँ यूज होता है? वुड, द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड इज यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ फंक्शंस. अलग अलग फंक्शंस हैं वुड के. क्या क्या यूज हो सकते हैं? इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ विल. अभी हमने ऊपर पढ़ा था विल की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं? वुड का कर सकते हैं यूज. जैसे कि समथिंग दैट हैपेंड और बिगिन इन द पास्ट, कोई चीज पुरानी शुरू हुई थी, इट वुड हैव हैपेंड इन द पास्ट, तो हम यहीं पे इसी सेंटेंस से हम पता लगा सकते हैं इट वुड हैव हैपेंड, हो सकता है ये हुआ हो. तो जो ये हुआ हो की इंग्लिश होती है, दैट इज इन इंग्लिश इज इट इज वुड, WOULD, वुड. एल हमेशा साइलेंट रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज शैल की तरह पर आप इसको डिफरेंट फॉर्मल और पोलाइट सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हो. वुड यू प्लीज लाइक टू हैव सम टी. आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आपको चाय लेना पसंद करेंगे, तो आप उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं? वुड यू प्लीज लाइक टू हैव सम टी. इसलिए यहाँ पर शैल की तरह हम जब भी अपना फॉर्मल वे में विल बोलना चाहते हैं तो विल यू प्लीज लाइक टू डू समथिंग की जगह पर अगर आप वुड यू प्लीज लाइक टू डू दिस, वुड यू प्लीज डू दिस, तो इससे क्या होता है? सेंटेंस काफी ज्यादा पोलाइट बन जाता है, यानी कि हम काफी नम्र बिहेव करते हैं. एंड अदर देन दैट, फॉर्मली हम विल की जगह ज्यादातर शैल या वुड का यूज करते हैं. नेक्स्ट इन द लिस्ट इज शुड. SHOULD, शुड. शुड यानी कि चाहिए हिंदी होती है. अब इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बहुत सारे कंडीशंस में इसका यूज किया जा सकता है. आइए देखते हैं आगे क्या क्या कंडीशंस हैं. शुड इज यूज्ड टू पोलाइटली एक्सप्रेस ऑब्लिगेशंस. आई थिंक यू शुड हैव डन दिस. तो आप पोलाइटली यानी कि बहुत विनम्र चीज से किसी को कोई चीज जब समझाते हो तब आप शुड का यूज कर सकते हैं. Next is to give advice, issue advice, to suggest something, to recommend something, to describe the expectation. तो इन कंडीशंस में आप should का यूज कर सकते हैं. अदर देन दैट, अभी हमने ऊपर कंडीशनल वर्ब्स का जैसे यूज किया था, तो जब आप कंडीशन बताते हो कि इफ दिस हैपन इट शुड हैपन, तो अगर कोई चीज होती है तो ये होना चाहिए, यहाँ पर हम कंडीशनल वर्ब का यूज कर रहे हैं.
तो उन कंडीशनल वर्ब्स में हमेशा शुड का यूज होता है जब हम कोई कंडीशन शो कर रहे होते हैं किसी कंडीशनल सेंटेंस में. अदर देन दैट, टू एक्सप्रेस द सरप्राइज, यहाँ पर भी हम शुड का यूज कर सकते हैं. द नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब इन द लाइन इज कैन, कर सकते हैं. ठीक है, as a model auxiliary verb, can is the most often used to express a person or thing ability to do something. कर सकते हैं, that means ability of a person to do something. कोई भी person जो भी चीज कर सकता है, on that place the word can is used. जैसे कि it is also used to express or ask for the permission to do something or to describe the possibility that something can happen or issue request and offer. कैसे? Can you please pass me the glass? ठीक है, ये थोड़ा इनफॉर्मल सेंस में हो गया कि क्या तुम ये कर सकते हो. तो इन सभी प्लेसेस पे हम कैन का यूज करते हैं. नाउ द नेक्स्ट लाइन विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कैन डिफरेंट कंडीशंस में, वो है कुड. कुड इज ऑफन यूज एज अ पास्ट टेंस ऑफ कैन. कैन हमेशा हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, तो कुड क्या होता है? कुड हम उसके पास्ट टेंस में यूज करते हैं. It indicates that what someone or something was able to do in the past. कोई चीज जो करी जा सकती थी. You could have cracked the UPSC exam. तुम UPSC का एग्जाम क्लियर कर सकते थे. कर सकते हो आप बोल रहे हैं, तो you can do it. कर सकते थे, you could do it. ठीक है, तो past tense हो गया can का. It can also be used instead of can for more polite way of making a request or asking for some permission. आप कोई परमिशन ले रहे हो, आप अपने टीचर से क्लास में परमिशन लेते हैं कि मैम प्लीज कैन आई प्लीज गो टू द वॉशरूम. तो यहाँ पर अगर आप मोर फॉर्मल होना चाहते हैं तो आप क्या बेटर यूज कर सकते हैं? मैम कुड आई प्लीज गो टू द वॉशरूम. तो यहाँ पर आप कुड का यूज कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट यूजेज ऑफ कुड बी, कुड इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस अ स्लाइट और अनसर्टेन पॉसिबिलिटी. दिस कुड हैव हैपेंड. व्हाट कुड हैव हैपेंड? आई बिलीव दैट द पर्स कुड हैव ड्रॉप डाउन. तो यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं हम? कोई चीज जो हो सकती थी, कोई एक पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या यूज हो सकता है? कुड का यूज हो सकता है. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक अ सजेशन और ऑफर. अगर आपने कोई सजेस्ट करना है या फिर कोई ऑफर पे करना है कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, तो यहाँ पर भी आप किसका यूज कर सकते हो? कुड का यूज कर सकते हो. जैसे कि यू कुड गेट द अमेजिंग सम आर्टिकल्स एट दिस प्राइस. तो हम यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं या फिर कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी आप कुड का यूज कर सकते हो. द नेक्स्ट इन द लाइन इज मे. MAY मे. अब मे सेम स्पेलिंग का. एक तो मे का मतलब होता है वी आर यूजिंग द 5th month ऑफ द ईयर विच इज मे. अदर देन दैट मे यानी कि कोई चीज परमिशन के लिए जब आप बेसिकली फॉर्मली आप यूज करते हो, तो वहां पर आप क्या यूज करते हो? मे का यूज कर सकते हो. जैसे कि मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, यू आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू समबडी. मे आई कम इन, यू आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू समबडी. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हो? MAY मे एज एन ऑक्सिलरी वर्ब. मे इज यूज्ड टू मेक रिक्वेस्ट, ग्रांट और डिस्क्राइब सम परमिशन. टू बी मोर पोलाइट ऑफर टू डू समथिंग. मे क्या होता है? एक सेंटेंस को और भी ज्यादा पोलाइट बना देता है. अब ये जो हमने पढ़ा कैन, कुड, ये सब जो है वो सेम सेंटेंसेस में यूज होते हैं. जस्ट कहने का एक तरीका होता है. कहने के तरीके के अकॉर्डिंग इन सब ऑक्सिलरी वर्ब्स का जो यूजेज होता है वो एक दूसरे से रिप्लेस होता रहता है, बिकॉज इनका जो यूजेज है वो पर सेंटेंस चेंज हो जाता है. ठीक है, अदर मे के क्या क्या यूजेज हो सकते हैं? मे हम यूज कर सकते हैं टू एक्सप्रेस अ विश और डिजायर दैट समथिंग विल बी केस इन फ्यूचर. इट मे हैपन सून. द वेडिंग मे हैपन सून. तो ये चीज काफी जल्दी हो सकती है, तो वहां पर भी आप मे का यूज कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज मे एज द रिटोरिकल डिवाइस टू एक्सप्रेस और इंट्रोड्यूस एन ओपिनियन और सेंटिमेंट अबाउट समथिंग. अब मान लो आप किसी मीटिंग में बैठे हैं एंड आपने अपना सजेशन देना है, तो आप मीटिंग में उठ के ना तो ऐसे बोलोगे कि कैन आई प्लीज सजेस्ट समथिंग, वुड आई प्लीज सजेस्टिंग, विल आई प्लीज सजेस्ट समथिंग. Every sentence will be wrong. The right sentence would be may I please suggest something. ठीक है, तो टू बी मोर फॉर्मल और आपने कोई सजेशन देना है किसी को बहुत ज्यादा पोलाइट वे में, वहां पर आप किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे. नाउ द नेक्स्ट वन इन द लाइन इज might. MIGHT might. The modal verb might is often used to express an unlikely or uncertain possibility. एक तो हम नॉर्मल पॉसिबिलिटी बताते हैं, लेकिन जब हमने कोई नेगेटिव पॉसिबिलिटी बतानी होती है वहां हम किसका यूज करते हैं? might का यूज करते हैं.
MIGIT, might. जैसे कि the rain might happen, the rain, it might rain tomorrow, it might rain tomorrow, it might rain heavily tomorrow, it might flood tomorrow. तो ये क्या है, हम कोई नेगेटिव पॉसिबिलिटी बता रहे हैं किसी भी चीज की. तो जब नेगेटिव कोई पॉसिबिलिटी बता रहे होते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, might का यूज करते हैं. Might also acts as a very formal and polite way to ask something for a permission. You might do that, you might do that. या फिर इट इज ऑल्सो यूज एज अ पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ मे का जो पास्ट टेंस होता है वो माइट ही होता है. तो अगर आपने किसी भी सेंटेंस में मे प्रेजेंट टेंस में यूज करना है और उसका फिर बाद में पास्ट कन्वर्ट करना है तो आप क्या यूज कर सकते हैं उसकी जगह पर, माइट, MIGHT, माइट. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू सजेस्ट एन एक्शन और इंट्रोड्यूस टू डिफरिंग possibilities. Now the next in the line and the last one is must. MUST, must. जब आप किसी चीज की अश्योरेंस दे रहे होते हैं कि ये चीज तो करनी ही करनी चाहिए, वहां पर आप किस चीज का यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं. मे, माइट, मस्ट, ये सब इनका सिमिलर मीनिंग होते हैं, जस्ट इनकी यूजेज के अकॉर्डिंग इनके मीनिंग थोड़े बहुत बदल जाते हैं. इसके यूजेज की लिस्ट देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये यूज हो सकता है. The modal verb must is often used to express necessity. कोई चीज होनी ही होनी चाहिए, वहां पर आप किसका यूज करते हैं, must का यूज करते हैं. That something has to happen and be the case. This must happen. The work must be done. The homework must be done by the student. तो यहाँ पर आप क्या शो कर रहे हैं, कोई चीज होनी ही होनी चाहिए, वहां पर आप MUST, must का यूज करेंगे. We also use this as the sense of word to indicate a strong intention to do something for the future. You must do something. You must do something for the future. तो तुम्हें पक्का कुछ ना कुछ करना ही चाहिए फ्यूचर के लिए. तो फ्यूचर की कोई भी चीज बताने के लिए भी आप must का यूज कर सकते हैं. और to emphasize something positive that you believe someone or someone should do. कोई ऐसे पॉजिटिव चीज का आप सजेशन दे रहे हैं कि तुम्हें तो ये करना ही करना चाहिए. You must join the gym. तो तुम्हें तो जिम ज्वाइन करना ही करना चाहिए. ऐसे सेंटेंसेस में आप किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं. इन एडिशन इट ऑल्सो इंडिकेट्स नेसेसिटी. ये भी हमने पढ़ा कि कोई चीज जो की ही की जानी चाहिए. मस्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू इंडिकेट अ सर्टेन और वेरी लाइकली थिंग टू बी हैपेंड और टू बी ट्रू. इट मस्ट बी ट्रू, यानी कि ये मोस्ट प्रोबेबली की जगह फिर हम क्या यूज करने जाते हैं, मस्ट यूज करने लग जाते हैं. Hence, this was the list कि आप different auxiliary verbs को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं. This was all about the basics of verbs. Verbs के बेसिक यही सब यूजेजेस होती हैं. आगे हमने लेक्चर्स में हम टेंसेस को डीपली पढ़ेंगे और वहां पर हम verbs की यूजेज को डिफरेंट उनके कॉम्बिनेशंस के साथ कैसे उनको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में यूज किया जा सकता है हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपका verbs और सेंटेंस फॉर्मेशन एकदम स्ट्रांग हो जाए. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.